तो आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT इकोनॉमिक्स जो कि 2021 में फीमेल्स के लिए हुआ था, उसका पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर द गैट वॉज एक्सटेंडेड टू फॉर्म द WTO। तो आपको पता होगा कि पहले गैट आया था 1944 में, और उसके बाद इसको डिज़ोल्व कर दिया गया और WTO को लाया गया इसकी जगह पे 1995 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द वैल्यूएशन रेशियो यील्ड। तो कौन सा ऐसा है जो वैल्यूएशन रेशियो यील्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो यील्ड है वैल्यूएशन रेशियो यील्ड दिखाता है, उसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा डिविडेंड है उसको प्राइस चेंज से ऐड कर देते हैं और इनिशियल प्राइस से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और ये पूरे को हम इनिशियल प्राइस से डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस नहीं करते हैं, इनिशियल प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ये कहाँ पे है। जब भी हमारा डिविडेंड हमें दिया होगा और जो प्राइस चेंज होंगे उनको ऐड करके जो इनिशियल प्राइस होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिविडेंड अपॉन प्राइस चेंज, तो हमें ऐड करना था तो ये नहीं होगा, इसमें भी नेगेटिव है ये भी नहीं होगा, इसमें भी डिवीज़न है ये भी नहीं होगा। एडिशन हमें यहाँ पे मिल रहा है डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज और अपॉन इनिशियल प्राइस, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट रिटर्न्स ऑफ असेट। तो कौन से फॉर्मूले को हम रिटर्न ऑफ असेट के लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, तो रिटर्न ऑफ असेट यानी कि असेट पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसके लिए हम जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो हमें रिटर्न्स ही देखना है, तो हम अपने नेट प्रॉफिट में से को डिवाइड कर देंगे टोटल असेट रेशियो से, क्योंकि हमें रिटर्न ऑफ असेट निकालना है। तो जितना टोटल असेट होगा उसी से हमें उसको डिवाइड करना होगा। तो टोटल असेट रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे, और वो भी नेट प्रॉफिट को, क्योंकि हमें रिटर्न्स निकालना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following was the first stock exchange in India to introduce screen-based automated ringless trading system? तो ये देखिए, ये स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड रिंगलेस ट्रेडिंग सिस्टम, यही इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो ऐसा पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो फर्स्ट ऑटोमेटेड रिंगलेस ट्रेडिंग सिस्टम है, ये सबके स्क्रीन पे एक साथ हर चीज़ के बारे में ये बताएगी। ये प्रोवाइड करती है सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और ये बहुत इफ़िशिएंट है और ट्रांसपेरेंट भी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टॉक्स और शेयर से रिलेटेड, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, स्टॉक और शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है, और यहाँ पे ये हेल्प करता है किसी भी प्रोजेक्ट को, स्टॉक से रिलेटेड प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसका नाम है, जो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड रिंगलेस ट्रेडिंग सिस्टम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज दैट द बॉन्ड इज वैल्यूड एट डिस्काउंट। तो देखिए मेन जो पॉइंट है, वैल्यूड एट डिस्काउंट पे कौन सी ऐसी बॉन्ड है जो हम लेते हैं वैल्यूड एट डिस्काउंट पे। तो देखिए अगर डिस्काउंट हमें देखना है, तो यानी कि जो हमें कूपन रेट और डिस्काउंट रेट के बीच में, वैल्यू ऑफ बॉन्ड और पार वैल्यू से हमें इसमें नहीं मतलब है, हमें इसमें कूपन रेट और डिस्काउंट रेट से मतलब है, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ डिस्काउंट पे लेना है बॉन्ड को। तो
जब हम वैल्यू ऑफ डिस्काउंट पे बॉन्ड को लेते हैं तो वो हमेशा डिस्काउंट रेट से, जो हमारा कूपन रेट है वो हमेशा डिस्काउंट रेट से छोटा होना चाहिए, कि जो भी हम कूपन लें वो डिस्काउंट रेट से कम होगा, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ डिस्काउंट पे ये बॉन्ड लिया गया है। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड इज़ वैल्यूड एट डिस्काउंट है, ये कूपन रेट जो कि डिस्काउंट रेट से छोटा होता है तब हम इसको लेते हैं। तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टॉक एंड देयर कैपिटलाइजेशंस आर करेक्टली मैच्ड। तो हमें दिया हुआ है स्टॉक से ये एक लिमिटेशन है कि लार्ज कैप स्टॉक किसे कहेंगे, मिडिल कैप कब कहेंगे और स्मॉल कैप स्टॉक किसे कहेंगे। तो मैं इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूँ कि लार्ज कैप हम किसे कहते हैं। तो लार्ज कैप स्टॉक ऐसे होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक, मैं इसको LCS लिख दे रही हूँ। तो ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो अबव 20,000 करोड़ के होते हैं। उसके बाद आता है मिड कैप स्टॉक। तो मिड कैप स्टॉक ऐसे स्टॉक को कहा जाता है जिसकी वैल्यू बिटवीन 5,000 करोड़ टू 5,000 करोड़ एंड लेस देन 20,000 करोड़। और उसके बाद एक सेकेंड में ये पूरा हटा के आप लोगों को बहुत इसको अच्छे से लिख दे रही हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग कर सके। इसका 30 का हमारा ऑप्शन बी था, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि लार्ज कैप स्टॉक ये जो होता है ये जितने भी मतलब यानी कि 20,000 करोड़ से अबव होता है। उसके बाद हम आते हैं मिड कैप स्टॉक पे। तो मिड कैप स्टॉक ये 5,000 करोड़ से लेके टू लेस देन 20,000 करोड़। उसके बाद हम आते हैं अपने स्मॉल कैप स्टॉक पे। तो स्मॉल कैप स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि बिलो 5,000 करोड़। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या ऐसा दिया हुआ है क्या। तो लार्ज कैप स्टॉक मोर देन 1,000 करोड़, मिड कैप स्टॉक बिटवीन 5,000 करोड़ टू 10,000 करोड़ एंड स्मॉल कैप लेस देन 20 करोड़। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक बिलो 5,000 करोड़ के होगा तब स्मॉल कैप उसको माना जाएगा स्टॉक। तो ये हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 करोड़ दिए हैं जबकि होना चाहिए 5,000 करोड़ से कम। उसके बाद हम आते हैं मिड कैप पे। तो वो 5,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ 500 से लेके 1,000 तक ही है, तो ये गलत है। उसके बाद लिखा है 20,000 करोड़ एंड अबव। तो ये भी गलत ही है, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लार्ज कैप है जिसका वो तो कुछ भी हो तो चलेगा, मतलब 1,000 से ऊपर ही है, मोर देन ही लिखा है, लेस देन तो लिखा नहीं है, तो इसलिए ये इसको हम अभी के लिए करेक्ट मानेंगे। लेकिन जो इसका वैल्यू होती है वो 20,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो इस वजह से ये अभी के लिए डी हमारा सही होगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और एग्जाम में ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग भी डी ही सही है, तो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग करेंसी इज नॉट यूज टू असेट स्पेशल ड्राइंग राइट्स वैल्यू। तो अगर हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स की बात करें तो ये IMF की एक तरह से करेंसी कह सकते हैं जो कि एक पेपर के फॉर्म में होती है, और ये कोई एक मतलब करेंसी ही नहीं होती है। ये सब मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि और जब भी किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है तो वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसके पास जितनी ज़्यादा होती है वो उस अकॉर्डिंग अपना IMF में दिखाता है। तो जिस कंट्री के पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स ज़्यादा होंगी वो कंट्री ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसमें कौन कौन से वैल्यू को रखा जाता है, तो इसमें 5 तरह की वैल्यू को रखी जाती है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सबसे पहले तो आता है US का डॉलर, यानी कि डॉलर आता है। फिर उसके बाद आता है पाउंड,
ये हमारा पाउंड, फिर उसके बाद आता है चाइनीज रेनमिनबी, ये चाइनीज़ की करेंसी है, और ये पाउंड, और ये यूरो मतलब यूरोप का पाउंड, और यूएस का डॉलर। और उसके बाद हम आते हैं जापानीज एन, और ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश की करेंसी जो कि है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये 5 कंट्री की करेंसी को ही हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स में इंक्लूड करते हैं। तो हमारा ये जापानीज एन भी है, पाउंड स्टर्लिन भी है, और यूएस डॉलर भी है। और हमें पूछा है कि कौन सा नॉट यूज्ड, तो हम रशियन रूबल को यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि मिनिमम रिजर्व बैंक मस्ट होल्ड टू कस्टमर डिपॉजिट्स इज कॉल्ड एज। तो ऐसा मिनिमम डिपॉजिट जो कि बैंक को रखना ही होता है रिजर्व के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं? तो जो बैंक, ये रेपो रेट, तो ये बैंक मतलब कमर्शियल बैंक जो पैसे लेते हैं उस पर सेंट्रल बैंक चार्ज करती है, तो ये तो एक रेट है। लेकिन जो बैंक को रखना ही चाहिए मिनिमम रिजर्व, तो बैंक अपने पास कैश रिजर्व रेशियो को ही रखता है, बाकी और किसी चीज़ को अपने पास नहीं रख सकता है, उसको सेंट्रल बैंक में जमा करना होता है, जैसे एसएलआर को उसको जमा करना होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट इन अ कंट्री इज़ 10%, यानी कि किसी भी कंट्री का टैरिफ जो है वो 10% का है, यहाँ पे 10% है। इसका मतलब है इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट चार्जेस कस्टम ड्यूटी एट द, यानी कि अब गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी किस पे चार्ज करेगा? अगर टैरिफ 10% है तो कस्टम ड्यूटी किस पे चार्ज करेगा? तो गवर्नमेंट हमेशा कस्टम ड्यूटी प्राइस पे चार्ज करता है। तो और किस प्राइस पे चार्ज करेगा? जिस प्राइस पे टैरिफ कंट्री पे लग रही है उसी प्राइस पे चार्ज करेगा, यानी कि एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्राइस। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिविडेंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये जो पेमेंट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, यानी कि लोन्स डिविडेंड पेमेंट्स किस बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो हम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बीओपी में 2 अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। हमारा करंट अकाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन, जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, उसको देखता है। और ये जो कैपिटल अकाउंट है ये कैपिटल के ट्रांसफ़र और फाइनेंशियल ट्रांसफ़र को डील करते हैं। हमारा ये जो करंट अकाउंट है ये इनकम फ्लो का मतलब होता है, इनकम फ्लो का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिविडेंड पेमेंट, यानी कि इसी में इंटरेस्ट पेमेंट प्लस डिविडेंड पेमेंट इंक्लूड होता है। यही हमारे क्वेश्चन में भी पूछा था। तो ये जो लोन है यानी कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, एंड डिविडेंड पेमेंट, और ये डिविडेंड पेमेंट होगा। ये इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं इनकम फ्लो, और ये एक करंट अकाउंट का पार्ट है। तो इनकम फ्लो हमारा करंट अकाउंट का पार्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जबकि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम फाइनेंशियल ट्रांसफ़र के साथ साथ, जैसे कि ये इसको इग्नोर करिएगा, जैसे कि एफडीआई प्लस एफपीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ साथ चेंज इन रिजर्व असेट को भी लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कि मोरल सुजैन इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ, तो मोरल सुजैन ये किस चीज़ का टेक्निक है? तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दो तरह की पॉलिसी आती है, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। जो हमारा ये क्वांटिटेटिव पार्ट है, इस पार्ट में सारे रेट्स आते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे रेट्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आती हैं, जबकि क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो कि सेंट्रल बैंक बैंकों को कंट्रोल करने के लिए लेती है, ये भी मेजर्स हैं लेकिन इसमें क्वालिटेटिव मेजर्स आते हैं। और क्वांटिटेटिव मेजर्स में जैसे कि रेगुलेशन, कैसे बैंक चलाना है। मोरल सुजैन का मतलब होता है कि अगर कोई बैंक अपने मॉरल से हटता है तो उसको पनिशमेंट देने का काम या फिर उनको एक नैतिक पथ पे लाने का काम भी ये सेंट्रल बैंक कर सकती है। तो मोरल सुजैन एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स का पार्ट है जो कि मॉनेटरी कंट्रोल्स के लिए मेज़र किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, मॉनेटरी कंट्रोल्स। इसके साथ साथ आता है जैसे कि लीगल एक्शन। अगर कोई बैंक बहुत ज़्यादा नोटिस देने के बाद भी उस तरह से काम नहीं करता है तो उस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और उनके लाइसेंस को भी ख़त्म किया जा सकता है बाय सेंट्रल बैंक। तो इसलिए हमारा मॉनेटरी कंट्रोल एक टेक्निक है मोरल सुजैन उसका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर सपोज करते हैं, सपोज XYZ कोई एक कंपनी है, वो पेड करती है डिविडेंड 4 रुपये पर शेयर फॉर द लास्ट ईयर के उसमें 4 रुपये वो शेयर पेड करती है। द डिविडेंड इज the dividend is expected to growth at rate 5 per year and thereafter if the required rate is 15% then what will be the value per share। तो अगर हमें वैल्यू पर शेयर निकालना होगा तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला देखना होता है। मैं एक बार इसको हटा दूं ताकि मैं आप लोगों को तो देखिए वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स। तो ये यहाँ पे है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स माइनस डिविडेंड, ये डिविडेंड है, डिविडेंड नहीं, डिविडेंड ग्रोथ रेट। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स माइनस डिविडेंड ग्रोथ रेट। जिसको भी ये नहीं समझ में आया मैं उसके लिए फिर से बोल दे रही हूँ कि वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स माइनस डिविडेंड ग्रोथ रेट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो डिविडेंड की वैल्यू हमें दी है ₹4, तो ₹4 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, तो 4 ऊपर आएगा अपॉन, फिर हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स देखना है। तो देखिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्वायर्ड रेट इज़ 15%। तो 15% में है, तो अगर हम इसको परसेंटेज से हटा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा कि 0.15। हमें माइनस करना है डिविडेंड ग्रोथ रेट से, तो माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें दिया है डिविडेंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पे 5% को हमें नहीं लिखना है, हमें इसको चेंज कर देना है वैल्यू के फॉर्म में, तो ये पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 अपॉन, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो हमारा आंसर है क्या 40। लेकिन हमारे एग्जैक्ट ये जो आंसर है ये हमें कहीं दिखने को मिल नहीं रहा है।
तो लेकिन हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम इसके जो करीब है, तो 40 के करीब 42 है, जो कि ज़्यादा इसके क्लोज है, तो इसलिए हमारा आंसर, हम इसको डी को मार्क करेंगे। लेकिन हमें सॉल्व ऐसे ही करना है अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर IMF बिगिन इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो फाइनेंशियल ऑपरेशन IMF ने कब स्टार्ट किया था? तो फाइनेंशियल IMF बना था 45 में, लेकिन जब उसने फाइनेंशियल अपना स्टार्ट किया वो 2 साल बाद 1947 में स्टार्ट किया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन अ कंट्री हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड ए। तो अब हमें एक कंडीशन दी हुई है जिसमें हमें बताना है कि कौन सी कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है गुड्स ए को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम आंसर देख लेते हैं। इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड ए इज लोअर एट होम देन इन द अदर कंट्री। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड्स ए की लोअर होगी होम कंट्री में अदर कंट्री के अकॉर्डिंग, तो जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो होती है, इसका मतलब उसको उस चीज़ को बनाने का कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो हमें तो ऑप्शन यहीं पे मिल गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स ए, और हमें गुड्स ए का ही देखना था, तो गुड्स ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? लो है एट होम दैन द अदर कंट्री। तो यानी कि हमारे खुद की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो है, तो यानी कि हमारा इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है। हमें अब नीचे और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हमें ऊपर ही पता चल गया कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड्स ए की लोअर होगी वहाँ पे हम ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज में होंगे, क्योंकि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम कम कॉस्ट में ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट होगा? तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या करता है? ये 2 पैरामीटर्स है विथ, तो देखिए फाइनेंशियल लिवरेज जो है ये रिड्यूस करता है अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न्स ऑन इक्विटी व्हेन रिटर्न्स ऑन असेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट। तो फाइनेंशियल लिवरेज ये अर्निंग पर शेयर जो हमारा यहाँ पे है EPS, और इक्विटी रिटर्न्स ऑन इक्विटी, इन दोनों पे जो अर्निंग है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और जब रिटर्न्स असेट की लेस देन हो कॉस्ट ऑफ डेट से, यानी कि जो भी हम उधारी लिए हो जिस भी कॉस्ट पे, उससे कम हो, रिटर्न्स ऑन असेट से कम होने चाहिए, तब हम उसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलेंगे। तो हमारा ये तो एक पहला है, मतलब हम पढ़े हैं अभी इसको। सेकंड हमारा ऑप्शन है कि फाइनेंशियल लिवरेज राइजेस द वेरिएबिलिटी और वॉलेटिलिटी ऑफ बोथ। EPS इसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर एंड रेट ऑफ रिटर्न्स, यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ता है उसकी वेरिएबिलिटी और वॉलेटिलिटी, इन दोनों की वेरिएबिलिटी और वॉलेटिलिटी पे फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ता है। तो ये बात सही है, ये दोनों बढ़ते हैं। और थर्ड हमारा ऑप्शन है फाइनेंशियल लिवरेज कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। तो इन दोनों का भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट होता है फाइनेंशियल लिवरेज का। तो इसलिए हमारे ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरवल एस्टिमेशन। तो जब हम इंटरवल का एस्टिमेशन करते हैं तब क्या चीज़ करेक्ट है? तो अगर हम ये देखें कि अल्फ़ा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है या 1 माइनस अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, क्या ये इंटरवल एस्टिमेशन के लिए करेक्ट है? तो ये जो अल्फ़ा है ये शो करता है, ये एक पैरामीटर है, जैसे कि मीन ऑफ पॉपुलेशन, हम 2 चीज़ों को कंप्यूट करते हैं। और ये जो इंटरनल एस्टिमेशन है ये ट्रू पैरामीटर्स को शो करता है, यानी कि ट्रू पैरामीटर्स विथ हाई प्रोबेबिलिटी।
तो जो अल्फ़ा है ये एक ट्रू पैरामीटर्स है, ये कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट नहीं है, ये एक पैरामीटर है। और 1 माइनस अल्फ़ा इसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं कहते हैं। तो यानी कि ये इंटरवल एस्टिमेशन के लिए ये दोनों गलत पॉइंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंफर्मेशन और रिफ्यूटेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल एविडेंस इज बेस्ड ऑन अ ब्रांच ऑफ स्टैटिकली थ्योरी इज नोन एज। अगर हमें कभी भी कंफर्म करना हो या रिफ्यूट करना हो इकोनॉमिक थ्योरीज को, वो भी उसके सैम्पल के बेस्ड पे, तो ये ब्रांच स्टैटिस्टिकल थ्योरी का है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसको स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कहते हैं। यानी कि स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का मतलब होता है कि हम सैम्पल एविडेंस के तौर पे किसी भी चीज़ को कंफर्म या रिफ्यूट करते हैं। दोनों चीज़ हम सैम्पल के एविडेंस पे ही करते हैं। तो ये स्टैटिकली, इस थ्योरी को, ये जो ब्रांच ऑफ द थ्योरी है, इसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कहते हैं, जहाँ से हम सैम्पल को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा एडजस्टिंग मेथड, कि किस चीज़ में हम डेटा को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमें मेथड बताना है। अगर हम वेरिएबल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वेरिएबल स्पेसिफाई करने के लिए हमें डेटा एडजस्ट करने का ये एक मेथड है कि कैसे हम अपने वेरिएबल को एक स्पेसिफाई कर सकते हैं, री-स्पेसिफाई कर सकते हैं, सॉरी। तो ये एक मेथड है। स्केल ट्रांसफॉर्मेशन भी डेटा एडजस्ट करने का मेथड है, इसके नाम में ये स्केल को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं हम। और वेट असाइनिंग भी एक डेटा एडजस्टमेंट मेथड का एक टाइप है, लेकिन ये फील्ड एडिटिंग किसी तरह का ये डेटा एडजस्टिंग मेथड का टाइप नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब फील्ड में हम जाके एडिटिंग तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन वेरिएबल री स्पेसिफिकेशन, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन और वेट असाइनिंग, ये सब एक मेथड है डेटा को एडजस्ट करने का। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रो। तो अगर हम कॉलम एंड रो की बात करें तो हमें पता है कि जब हम एक टेबुलेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो ये हम सिर्फ टेबुलेशन में ही कर पाते हैं, ऑर्डर में अरेंजमेंट। कोडिंग का अलग सिस्टम होता है, एडिटिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं और क्लासीफाई भी हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट होता है वो हम टेबुलेशन के ही फॉर्म में कर सकते हैं, वो भी स्पेशली कॉलम एंड रो का अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो अगर हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल की स्पेशली बात करें तो कौन सा करेक्ट है? तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर। ये बात सही है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल लीनियर इन पैरामीटर्स होने चाहिए। थ्रो मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स, लेकिन वेरिएबल्स में कोई लीनियर या नॉन लीनियर होना ज़रूरी नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि y है बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। तो जो पैरामीटर्स है ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं और बाकी इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स लीनियर नहीं भी हो तो भी चलेगा रिग्रेशन मॉडल में, लेकिन ये जो पैरामीटर्स हैं ये हमेशा लीनियर ही होने चाहिए। इसका मतलब इस पे किसी भी तरह का स्क्वायर, क्यूब, ये सब नहीं आने चाहिए, तभी हम इनको लीनियर कहते हैं। तो ये सही है कि रिग्रेशन मॉडल इज़ अ लीनियर इन पैरामीटर थ्रू मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल, यानी कि इनके जो x1 ये x2 है ये लीनियर नहीं भी होंगे तो भी ये रिग्रेशन मॉडल कहलाएगा, लेकिन इनके पैरामीटर्स लीनियर होने चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है द वेरिएंस ऑफ द एरर और डिस्टर्बेंस टर्म इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x। तो जो वेरिएंस है एरर का और डिस्टर्बेंस टर्म का ये सेम होती हैं एज अ वैल्यू ऑफ x के। तो अगर हम इसको देखें तो ये भी सही है कि ये सेम होती है रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ x, यानी कि अगर हम वेरिएंस ऑफ एरर देखें और डिस्टर्बेंस टर्म देखें तो ये दोनों सेम होती हैं वैल्यू ऑफ x को छोड़ के।
तो इसलिए हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है रिग्रेशन मॉडल के लिए, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए। तो हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूलाज वॉज सजेस्टेड बाई H.A. स्टर्ज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ क्लास इंटरवल वाइल प्रिपेयरिंग डेटा। तो ये एक फॉर्मूला है, इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, मैं आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू R अपॉन 1 + 3.3 log n। ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कभी कभी हमें क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हमारा फर्स्ट वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अब है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ डेटा कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चनायर के डीमेरिट्स कौन से नहीं हैं, तो यानी कि हमें मेरिट्स इसके बताने हैं। तो अगर हम डीमेरिट्स देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इंक्रीजेज। क्या कॉस्ट इंक्रीज होती है जैसे जैसे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इंक्रीज होते हैं। फिर है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगुअस रिप्लाई। तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब हम क्वेश्चनायर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एम्बिगुअस रिप्लाई आती हैं, यानी कि रिप्लाई हमें उनका समझ नहीं आता है। कभी कभी जो हमारे रिस्पोंडेंट होते हैं वो रिप्लाई ठीक नहीं देते हैं, वो हमें घुमा फिरा कर रिप्लाई देते हैं, उसी को हम एम्बिगुअस कहते हैं, समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो ये होता है, तो ये तो सही है हमारा। दिस मेथड इज स्लोअर इन कंपैरिजन टू द अदर अवेलेबल मेथड। तो क्या ये स्लोअर मेथड है? तो ये बात भी सही है, क्योंकि क्वेश्चनायर कभी कभी भरवाने में बहुत टाइम लग जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। अगर हमारा सैंपल बड़ा है तो क्वेश्चनायर भरवाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स। तो ये भी सही है कि हम हमेशा इसको एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव रिस्पोंडेंट विच इज़ नॉट अ डीमेरिट। तो डीमेरिट नहीं है, तो ये जितने भी हैं ये इसके डीमेरिट्स हैं कि ये एक एम्बिगुअस रिप्लाई है, ये स्लोअर कंपैरिजन है, और ये इसमें एजुकेटेड एंड कॉर्पोरेटिव रिस्पोंडेंट ही यूज्ड किए जाते हैं। तो ये सारे इनके डीमेरिट्स हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट है हमारा, ये इसका डीमेरिट नहीं है, क्योंकि अगर कॉस्ट नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इंक्रीज होंगे तो हमारा कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगा। मान लीजिए कोई रिस्पोंडेंट हम ले लिए हैं किसी और एरिया का, तो हमें वहाँ पे जाना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, हमें एक क्वेश्चनायर उनसे फिल कराना पड़ेगा जितने भी हैं, तो उसके ऊपर जो अलग हमारा कॉस्ट है वो लगेगा, तो हमारे कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो ये इसका डीमेरिट नहीं है, बाकी ये सारे डीमेरिट्स हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, क्योंकि हमें बोला था कि कौन सा डीमेरिट नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय yt β1 x2 i β2। देखिए इसको ये ऐसे है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग कि βi β1 x2 i फिर β2 x3 i और उसके साथ β3 ei, ये है, ये लिखा हुआ है ऐसे। तो अब हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो क्या ये x2 जो है ये लेबर इनपुट है और x3 कैपिटल इनपुट है? तो हम हमेशा देखते हैं कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम लेबर और कैपिटल की ही कॉम्बिनेशन को लेते हैं। तो यहाँ पे x2 को लेबर माना है और x3 को कैपिटल इनपुट माना है, तो ये सही है। तो इसलिए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ OLS estimators under the normality assumption UI follows the normal distribution। यानी कि हमें OLS का assumption एस्टिमेटर देखना है, वो भी नॉर्मेलिटी assumption के साथ, जहाँ पे UI एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम OLS पढ़ते हैं, OLS का एस्टिमेटर, तो हमें ये तो पता होगा कि OLS एस्टिमेटर्स अनबायस्ड होते हैं।
देखिए OLS क्या मतलब, इसमें हमें पूछा है कि कौन सा प्रॉपर्टी है जो नॉर्मेलिटी अजम्पशन के अंडर आता है, तो इसको हमें ध्यान में रख के OLS का बताना है। तो OLS एस्टिमेटर आर अनबायस्ड, तो अनबायस्ड होते हैं, और OLS एस्टिमेटर्स हैव मिनिमम वेरिएंस, तो ये भी मिनिमम वेरिएंस भी होना चाहिए अगर नॉर्मेलिटी अजम्पशन पे चले तो। OLS के और भी अजम्पशन है कि अनबायस्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ OLS एस्टिमेटर अंडर नॉर्मेलिटी अजम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर। अगर हम मॉडल स्पेसिफिकेशन एरर की बात करें, अगर हम कोई मॉडल बनाते हैं, ये इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन, अगर हम कोई मॉडल बनाते हैं तो उसमें उसको स्पेसिफिकेशन करने में हमें बहुत सारे एरर्स भी हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से एरर होते हैं और हम कौन कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं? तो पहला तो है अंडर फिटिंग मॉडल और दूसरा है ओवर फिटिंग मॉडल। ये दोनों सही है, स्पेसिफिकेशन एरर के लिए हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं। अब अंडर फिटिंग मॉडल का मतलब होता है कि हम वो सारे, मतलब ये ऐसा मॉडल होता है कि जिसमें हम अपने मॉडल में, जो हमारा रियल मॉडल है, हम उसमें वो सारे वेरिएबल्स छोड़ देते हैं जो हमारे मॉडल के लिए रिलेवेंट है, यानी कि जो हमारे मॉडल के लिए रेलेवेंट है वो एरर के वजह से छूट जाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं अंडर फिटिंग मॉडल। ओवर फिटिंग का मतलब का होता है कि जब हम कभी अपने मॉडल में अननेसेसरी बहुत सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लेते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये दोनों करेक्ट है रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन, मॉडल ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर के। ये दोनों मॉडल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू। अगर हम देखें कि कितने प्रिंटेड कार्ड्स इंक बोर्ड्स, मतलब ये एक टेस्ट है, इनके द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें इंक बोर्ड्स का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, सिर्फ 10 प्रिंटेड कार्ड्स होते हैं, तो हमारा ऑप्शन 10 ही होगा। इसमें क्या करते हैं, 10 प्रिंटेड कार्ड्स को लेके एक साथ इनको मतलब इंक में डुबो के इन कार्ड्स को लगा दिया जाता है, और इनको जिससे भी हम ये टेस्ट करा रहे हैं उनके सामने ये कार्ड्स रखे जाते हैं। इसमें कोई भी शेप हो, जैसे कि मान लीजिए ये 10 कार्ड्स के ऐसे शेप बन रहे हों, इंक लगे होते हैं इस पर। अब इस शेप में हमें बताना है कि आपको वो शेप ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एनिमल्स दिख सकते हैं, ह्यूमन का फेस दिख सकता है। तो ये पर्सनालिटी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस इमेज को देख के पहले उसके माइंड में कौन से थॉट्स आते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि प्रिंटेड कार्ड्स ऑफ इंक बोर्ड्स आर यूज्ड बाय द रॉजर्स टेस्ट, जिसमें 10 प्रिंटेड कार्ड्स का यूज़ होता है। तो हमें सिर्फ कार्ड्स के वो बताने थे कि कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन के लिए कौन सा करेक्ट है? तो मैं आप लोगों को पहले तो ये करेक्ट कर दे रही हूँ कि ये इस तरह से है, अंडर रूट होल का है, और उसके बाद ये UI² ये हैट है, और इसी के अंदर है अपॉन n-1। इसी तरह से ये सारे हैं, यानी कि ये पूरे पे ये अंडर रूट है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सब पे है। तो अगर हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन के लिए देखें कि कौन सा करेक्ट है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट UI समेशन ऑफ UI² अपॉन n-2। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए ये वाला करेक्ट है, हमारा सेकेंड ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। 10 यूनिट्स ऑफ लेबर इज यूज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड ए, यानी कि 10 यूनिट्स लेबर का यूज़ किया जा रहा है, वो भी गुड ए के 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए इन अ कंट्री X, और वो भी X कंट्री में। 20 यूनिट्स ऑफ लेबर इज यूज टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड ए इन अ कंट्री Y, और कंट्री Y में
ए के एक यूनिट बनाने के लिए 20 यूनिट्स ऑफ लेबर लिया जा रहा है। द यूनिट ऑफ लेबर इज रिवर्स्ड फॉर बोथ कंट्री एक्स एंड वाई। अगर हम इसी दोनों कंट्री के लिए अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी कि 20 यूनिट्स यहाँ पे आ गए, 10 यूनिट्स यहाँ पे आ गए, तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि कंट्री वाई हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स ए। क्या गुड ए को प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री वाई के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो कंट्री वाई 10 यूनिट्स, यहाँ पे 10 यूनिट्स, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया है, 10 यूनिट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 20 यूनिट्स है। तो कंट्री वाई जो है हमारा, उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। लेकिन अगर हम कंट्री एक्स की देखें, तो उसके पास दोनों ही सिचुएशन में एडवांटेज है कि वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि वो 10 यूनिट्स को यूज़ करके ही गुड एक को प्रोड्यूस कर ले रहा है। तो हमारा कंट्री एक्स हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड ए, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हम देखें एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई पहली बार में देखें, तो यहाँ पे ए के पास एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो इसीलिए कंट्री एक्स के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ पे वाई के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि ये 10 यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट भी सही था। उसके बाद आइदर कंट्री एक्स और कंट्री वाई हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ प्रोडक्ट्स। तो दोनों प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई एडवांटेज हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है थर्ड, ये नहीं होगा। लेकिन हमारा फर्स्ट एंड सेकंड आंसर करेक्ट है। अगर हम इसको यहाँ पे एक टेबल भी मैं बना दूँगा आप लोगों को, तो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये 10 यूनिट्स है, ये एक्स का है, ठीक, ये 1 यूनिट ही प्रोड्यूस कर, मतलब सिर्फ 1 यूनिट ऑफ गुड, 1 यूनिट ऑफ गुड ए को प्रोड्यूस करने के लिए ही है ये वाई। अगर ये पहली सिचुएशन है, इधर हम दूसरी सिचुएशन देखेंगे। तो पहली सिचुएशन में 10 लेबर को लगा के एक्स जो है 1 यूनिट गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि 20 लेबर को लगा के वो जो वाई है 1 यूनिट गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहले में किसके पास एडवांटेज है, एक्स के पास एडवांटेज है, तो इसलिए हमारा कंट्री एक्स हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स ए। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर इसको रिवर्स्ड फॉर द बोथ कंट्री, अगर यूनिट ऑफ लेबर रिवर्स हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए, दूसरे कंडीशन में ये 20 हो जाए, ये 10 हो जाए, तो अगर हम अब देखें कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स 20 लेबर को लगा रहा है, जबकि वाई 10 ही लेबर को लगा रहा है, तो इस बार वाई के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज आ गया इन कंपेयर टू एक्स। तो पहली सिचुएशन में एक्स के पास था और दूसरी सिचुएशन में वाई के पास था, इसीलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड ही करेक्ट होगा, थर्ड करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे हम। Which of the following scenario does not violate the basic principle in area of trade in the goods in the WTO? तो WTO डील किसे करता है, इसको नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। और इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स पे, जैसे ट्रिम्स, ट्रिप्स, ये सब भी इसके पार्ट हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कौन सा डज नॉट वायलेट, कौन सा वायलेट नहीं करता है इसके बेसिक प्रिंसिपल को, तो हमारा फर्स्ट है अ मेंबर कैन आस्क फॉर अ पर्टिकुलर पैकेजिंग फॉर एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स इवन इफ इट डज नॉट आस्क फॉर सिमिलर पैकेजिंग फॉर लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, तो क्या किसी मेंबर, कोई मेंबर पूछ सकता है पैकेजिंग के लिए, तो पूछ सकता है वो, तो ये ऐसा कोई वायलेशन नहीं होगा बेसिक प्रिंसिपल का इसमें। नेक्स्ट है हमारा अ मेंबर कैन गिव लोअर टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट टू अ कंट्री एज अ रिवार्ड फॉर रिसीविंग सम एड्स और इन्वेस्टमेंट फॉर द कंट्री। तो ये दे सकता है, इसमें भी किसी तरह का ट्रेड वायलेशन नहीं होता है उसके बेसिक प्रिंसिपल का। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, टू कंट्री और अ ग्रुप ऑफ अ कंट्री कैन नॉट फॉर्म रीजनल trading agreements among themselves and extend lower tariff to one another। तो ये बात भी सही है कि दो और दो से ज़्यादा कंट्री एक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं फॉर्म कर सकती हैं, तो ये भी किसी तरह का वायलेशन नहीं है।
लेकिन अगर हम देखें फोर्थ में कि डेवलपिंग कंट्रीज में गेट स्पेशल बेनिफिट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दे मे हैव स्पेशल अरेंजमेंट अमंग देमसेल्फ विदाउट अदर गेटिंग द बेनिफिट। तो ये वॉलेट करता है, क्योंकि अगर कोई एक आपको आपके बेनिफिट के बारे में सोच रहा है तो आपको भी दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचना है। ये WTO का बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी से हल्का फुल्का मैच कर रहा है। इन कंट्री ए सप्लाई ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल इज 25 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसका एक माइंड मैप बना लेते हैं कि कंट्री ए की बात कर रहा है जिसमें सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो 25 यूनिट है और सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है वो 20 यूनिट है। उसके बाद अगर हम देखें कंसीडरिंग इन कंट्री बी, और कंट्री बी की अब बात करते हैं 12 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स, यानी कि जो लेबर है वो 12 यूनिट्स है और जो कैपिटल है वो 15 यूनिट्स है। अब हमें बताना है कंसीडरिंग द HO मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विच कंट्री इज रिचली इंडोर्ड विद कैपिटल एंड व्हाट इज द कैपिटल लेबर रेशियो। अगर हम कैपिटल लेबर रेशियो की बात करते हैं तो पहले तो हम ए का कैपिटल लेबर रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल लेबर रेशियो में 20/25, तो हमें मिल जाएगा ये 0.8, और ये हो जाएगा 15/12 और ये हमें मिल जाएगा 1.25। तो अब हमें देखने पे ही मिल जा रहा है कि 0.8 बड़ा है या 1.25 बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बी बड़ा है, यानी कि बी जो है बी कंट्री ये ज़्यादा रिचली इंडोर्ड है, वो भी किस में, कैपिटल में, रिचली endowed with capital and capital labor ratio इसका है 1.25। तो कंट्री बी यानी कि हमारा ऑप्शन ए कंट्री बी और विद द कैपिटल लेबर रेशियो 1.25, तो ये इसीलिए हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग पिक्टोरियल टेक्निक्स यूज्ड अ कार्टून फॉर्मेट्स। तो कार्टून फॉर्मेट में किस तरह के पिक्टोरियल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, तो उसमें रोजन विंग टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। जब भी हमें इसमें हमें पिक्स बना के ऐसे कार्टूनिस्ट फॉर्मेट, ऐसे इमोजीज बना दिया या कोई ऐसे कार्टून बना दिया कोई आड़ा टेढ़ा, उस तरह से हमें ये पिक्टोरियल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें रोजन स्विंग टेस्ट करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट हेट्रोस्कैडिसिटी। तो हेट्रोस्कैडिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है, तो हेट्रोस्कैडिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए पार्क टेस्ट, ग्लेंस टेस्ट, गोल्डफील्ड क्वांट टेस्ट और इसके साथ ब्रुश पैगन टेस्ट, ये पी है पैगन टेस्ट। ये 4 टेस्ट हैं और भी दो टेस्ट हैं। तो ये हेट्रोस्कैडिसिटी को पॉपुलर टेस्ट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसलिए हमारे ये सारे हैं, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं 58 पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो मल्टीकोलिनियरिटी का कौन सा फैक्टर है, तो मल्टीकोलिनियरिटी का हमारा जो फैक्टर है वो डेटा कलेक्शन मेथड एम्प्लॉयड एंड कंस्ट्रेंट ऑन द मॉडल। तो ये दोनों फैक्टर मल्टीकोलिनियरिटी में आता है। मॉडल में कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं और डेटा कलेक्शन मेथड कुछ एम्प्लॉयड भी होते हैं, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हमें क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो रिग्रेशन आर एज्यूम टू बी नॉन रैंडम, कि हम रिग्रेशन को नॉन रैंडम की तरह एज्यूम करते हैं। दूसरा है हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर एज्यूम टू बी फिक्स्ड नंबर, क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट फिक्स्ड नंबर में होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम एज्यूम करते हैं टू बी नॉन रैंडम, और जबकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम फिक्स्ड नंबर में लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स द करेक्ट अजम्पशन ऑफ एचओ मॉडल। तो एचओ मॉडल में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट अजम्पशन दिखाता है? तो क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर इमोबाइल विद इन ईच कंट्री। इसका मतलब है कि क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारी कंट्री में इमोबाइल है? तो ये तो अजम्पशन नहीं है, जबकि एचओ थ्योरी कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन कंट्री, मतलब एक ही कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में सारे ईच कंट्री में वो नहीं है इमोबाइल। तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इमोबाइल विद इन ईच कंट्री। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारी कंट्री में इमोबाइल नहीं है, जबकि मोबाइल होता है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। सेकेंड है हमारा, फैक्टर सप्लाई इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर ईच कंट्री। तो ये नॉट फिक्स्ड नहीं, ये फिक्स्ड होते हैं सारी कंट्री के लिए कितने फैक्टर का सप्लाई होगा। देयर आर आर्टिफिशियल बैरियर टू ट्रेड, जबकि एचओ थ्योरी के असम्पशन में किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होता है। तो ये तीनों जो हैं ये असम्पशन नहीं है, जबकि देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये एक इसका असम्पशन है। तो हमारा इसीलिए आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग VNM, यानी कि वॉन न्यूमैन मॉर्गनस्टन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। इसमें से कौन सा इसके रिगार्डिंग सही है? क्या U रिप्रेजेंट करता है वॉन न्यूमैन मॉर्गनस्टन यूटिलिटी फंक्शन को? क्या U रिप्रेजेंट करता है बर्नौली यूटिलिटी फंक्शन को? तो U इन दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो नाइदर 1 नॉट 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेड ऑफ एरो पैट कोएफिशिएंट ऑफ रिस्क अवर्ज। तो इस जो ये एरो पैट कोएफिशिएंट है रिस्क अवर्ज का, इसको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से होता है। ये होता है RA(XU), ये बराबर होता है UX, ये स्क्वायर में है, अपॉन U1X, ये इसके बराबर होता है। तो अगर हम देखें तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से है। तो ये रहा, ये सब स्क्वायर में है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कोएफिशिएंट है तो ये इसके बराबर है, तो हम इसको इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन पीपल टेंड्स टू शो सम बिहेवियरल ट्रेट्स, यानी कि जब अनसर्टेन सिचुएशन होता है तो पीपल कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स शो करते हैं। तो वो कौन सा इसमें से करेक्ट है? फर्स्ट है हमारा, पीपल ऑफन डू नॉट वांट टू प्ले एक्यूरली फेयर गेम्स। और सेकेंड है हमारा, पीपल वुडंट नेसेसरली प्ले एक्यूरली फेयर गेम्स। तो इन दोनों में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सिचुएशन पीपल टेंड्स टू शो सम बिहेवियरल ट्रेट्स, यानी कि
अनसर्टेन सिचुएशन में पीपल कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स शो करते हैं, तो हमें बताना है कि इन नीचे वाले में से स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है। तो पीपल ऑफन डू नॉट वांट टू प्ले फेयर गेम्स, तो क्या पीपल जो हैं वो फेयर गेम्स नहीं चाहते हैं प्ले करना, या पीपल वुडंट नेसेसरली प्ले एक्चुअली फेयर गेम्स, क्या वो फेयर गेम्स चाहते ही नहीं है खेलना। तो ये दोनों बात स्टेटमेंट सही है कि पीपल जो है अनसर्टेन सिचुएशन में वो नहीं चाहते हैं कि वो फेयर गेम्स को खेलें या कोई फेवरेबल गेम्स को ये नहीं सोचते हैं कि वो उसको प्ले करें, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो नॉर्मल बिहेवियर यही होता है पीपल का कि वो नहीं चाहते हैं रिस्क लेना, तो वो रिस्क अवर्स होते हैं अनसर्टेन सिचुएशन में। तो हमारा ये दोनों सही होगा कि पीपल नहीं चाहेंगे गेम खेलना उस सिचुएशन में। तो बोथ ए एंड फेस फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेचुरल मोनोपोली अकर्स इन अ मार्केट वेयर द, अब नेचुरल मोनोपोली की बात जब भी होगी तो हम वहाँ पे सिर्फ एवरेज कॉस्ट देखेंगे, और वो भी एवरेज कॉस्ट जो हमारा है वो हमेशा डिक्रीज़ करता हुआ होगा, डिक्रीजिंग ओवर द इंटायरली रिलेवेंट रेंज ऑफ द आउटपुट, यानी कि जितने भी रेंज है आउटपुट का उस सब पे एवरेज कॉस्ट हमेशा डिक्रीज़ करता हुआ होगा। तो इसलिए इसी को हम बोलते हैं मार्केट में नेचुरल मोनोपोली तभी अकर करेगा। तो हमें पहले ही आंसर मिल गया, ये बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा एवरेज कॉस्ट हम नेचुरल मोनोपोली के टाइम देखते हैं। तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी, कि कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एक्सटर्नली के टाइप को शो करता है। तो क्या एन इंडिविजुअल्स प्लांटिंग एन अट्रैक्टिव गार्डन इन द फ्रंट ऑफ हर हाउस में बेनिफिट अदर लिविंग इन द एरिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो एक्सटर्नलिटी का टाइप है, क्या कोई इंडिविजुअल अपने घर के आगे गार्डन में बहुत बढ़िया फूल सजा के रखा है, तो क्या वो किसी दूसरे के उसको लिविंग को बेनिफिट तो पहुंचाएगा नहीं, या हर्ट भी नहीं करेगा। तो ऐसा इसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नलिटी नहीं आ रही है, वो भी कॉमन प्रॉपर्टी राइट से रिसोर्सेज, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो ये नहीं होगा। अ प्रॉपर्टी टाइकून बाय अप अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज इन अ टाउन कॉजिंग प्राइस टू राइज। क्या एक प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, उसने बहुत ज़्यादा हाउसेस खरीद लिए किसी टाउन में, तो क्या इसके कारण प्राइस में राइज हो जाएगा। तो ये भी इसका ये रीज़न नहीं है। अगर हम देखें, अ हार्वेस्टिंग बाय वन फिशिंग कंपनीज इन अ ओपन सी डिप्लीट द स्टॉक ऑफ अवेलेबल फिश फॉर द अदर कंपनीज। तो ये हमारा असली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी हार्वेस्टिंग फिशिंग कंपनी जो है, अगर वो ओपन सी में अपना काम करती है तो वो अवेलेबल फिश को के स्टॉक को कम कर सकती है दूसरे कंपनीज के लिए। तो हमारा ये करेक्ट आंसर है, जो कि ये एक्सटर्नलिटी को जनरेट करेगी, वो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के टाइप की एक्सटर्नलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा के अकॉर्डिंग हमें बताना है। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, सेकेंडरी डेटा में आइदर बी पब्लिश्ड डेटा एंड अनपब्लिश्ड डेटा। तो ये बात सही है कि सेकेंडरी डेटा पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। सेकेंड है हमारा, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एक्ट एज अ सेकेंडरी डेटा। तो ये भी सही है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को हम सेकेंडरी डेटा के तौर पे यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा, सेकेंडरी डेटा कैन नेवर बी अनसुटेबल फॉर इनएडिक्वेट फॉर गिवन प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि सेकेंडरी डेटा बहुत यूज़फुल होते हैं हमें किसी भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। तो वो हमारा थर्ड ऑप्शन तो एकदम अपोजिट बोल रहा है, इसीलिए फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर हिंडरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। हमें बताना है कि कौन से इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंडर करते हैं यानी रोकते हैं। क्या स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल है, absence of industries to use the byproducts of existing industries, या inadequate infrastructure facilities है।
तो अगर हम देखें, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोई भी चीज़ अगर हिंडर करती है तो उसमें स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल की स्कैरसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और अब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रीज टू यूज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, या तो ऐसी इंडस्ट्री का कम होना जो कि ऑलरेडी जो इंडस्ट्री एग्जिट है उसके बाई प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस करती है, वो दोनों नहीं होते हैं। अगर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करें तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, ये इसका सोशल मतलब ये इसका एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, एक उसकी भलाई के लिए है, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर यही दोनों है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन यही होगा सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लॉटरी। तो लॉटरी दोनों तरीके के होते हैं, सिंपल लॉटरी भी होती है और कंपाउंड लॉटरी भी होती है। सिंपल लॉटरी में हम नॉर्मल लॉटरी को निकाल देते हैं, जिसमें कोई सबको बांट देते हैं, जिसका निकलेगा वो उसकी लॉटरी हो जाती है, जबकि कंपाउंड में लॉटरी के अंदर में भी लॉटरी निकलती है और तब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन होंगे, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड टाइप इज़ करेक्ट, कि कौन से फॉलोइंग पेयर्स करेक्ट हैं। अगर हम बाईसाइकिल देखें तो क्या ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, तो ये सही है, बाईसाइकिल तो ड्यूरेबल होता है। अगर बेवरेजेस देखें तो क्या यह नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, तो ये भी सही है। बेवरेजेस हम बहुत ज़्यादा दिन तक बहुत ड्यूरेशन के लिए नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए ये दोनों सही हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। अगर कोऑपरेटिव गेम्स की बात करें तो क्या कोऑपरेटिव गेम्स जॉइंट एक्शन और एग्रीमेंट है, आर इन्फोर्सेबल, क्या ये इन्फोर्सेबल होते हैं और जॉइंट एग्रीमेंट्स हैं, तो ये सही है। जॉइंट एग्रीमेंट जब दो फर्म एक साथ मिलके कॉर्पोरेट करके गेम खेलते हैं और ये एक इन्फोर्सेबल भी होता है, तो इसको हम कॉर्पोरेटिव बोलते हैं। नॉन कॉर्पोरेटिव इसके जस्ट अपोजिट की जॉइंट एक्शन एग्रीमेंट एंड नॉन फोर्सेबल। यहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं होता है, जॉइंट एग्रीमेंट हो सकते हैं लेकिन वो इन्फोर्सेबल किसी भी तरह से नहीं है, तो दोनों सही है, इसीलिए करेक्ट बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जीरो सम गेम, जीरो सम गेम में क्या होता है, अगर किसी को अगर 1% मतलब 1% का गेन हुआ और इसी 1% का लॉस भी हो गया, तो ये क्या बन गया, इसका सम क्या हो गया, ज़ीरो, तो उसी को बोलते हैं ज़ीरो सम गेम, यानी कि वंस लॉस इज़ अनदर गेम, तो ये ज़ीरो सम गेम का एक ये इसी को बोलते हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ रेट ऑफ रिटर्न इज़ आर देन डैश इज़ द डिस्काउंट फैक्टर। अगर हम डिस्काउंट फैक्टर की बात करें तो डिस्काउंट फैक्टर को हम ऐसे निकालते हैं, 1/1 प्लस आर, 1 प्लस आर, ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर होता है जब रेट ऑफ रिटर्न्स आर हो तो, और इस तरह से हम डिस्काउंट फैक्टर को निकालते हैं, तो इसलिए हमारा ये जो है डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन मोनोप्सोनी देयर इज़, मोनोप्सोनी में क्या होते हैं, सिर्फ एक ही बायर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है DSSS का, जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विच क्राइटेरिया हैज़ यूज द लॉसर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मेजरिंग द चेंज इन सोशल वेलफेयर। सो सोशल वेलफेयर को चेंज को मेज़र करने के लिए किसका पॉइंट लॉसर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो जब हम हिग्स और कैल्डोर के क्राइटेरियन को पढ़ते हैं तो जो हिग्स हैं इनका जो पॉइंट है ये लूज़र पॉइंट ऑफ व्यू पे है और कैल्डोर का विनर पॉइंट ऑफ व्यू पे है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, हिग्स एंड कैल्डोर। और ये जो सोशल वेलफेयर का चेंज है ये हिग्स ने बताया है, जो लॉसर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बाय अ फॉर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन विच कॉज न्यूजेंस और हार्म टू अदर्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऐसा हमें पोल्यूशन बताना है फॉर्म का जो प्रोडक्शन करने में प्रोड्यूस होते हैं जो लोगों को
हार्म पहुंचाते हैं, तो ये एक निगेटिव एक्सटर्नलिटी है। जहाँ भी हार्म की बात हो तो वो हमेशा निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी का फ़ायदा होता है किसी से तो वो पॉजिटिव होती है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक अलग टॉपिक है। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नलिटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जिनको जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस जो भी बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून।